मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। आप सभी को 2025 आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप जीवन में खूब तरक्की करें। 2025 का जो वर्ष है आपके लिए जीवन में खुशियों की बरसात लेकर के आवे। हर पल आप खुशियों में रहें, उन्नति में रहें, तरक्की में रहें। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो में अपना कीमती समय दे रहे हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों के लिए 2025 का जो वर्ष है कैसा रिजल्ट देने वाला है, कितनी उम्मीदें आप रख सकते हैं इस नए वर्ष की। पिछला वर्ष जा रहा है, बिल्कुल विदाई के मूड में है और नया वर्ष नई खुशियों के साथ आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार है। तो आइए शुरू करता हूं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं पर। सबसे पहले चर्चा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। लग्न में गुरुदेव का संचार चल रहा है वर्तमान में। 14 मई के बाद में आपके द्वितीय भाव में गुरुदेव गोचर करेंगे। राहु अभी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मई के बाद में ये आपके एक दशम भाव में आ जाएंगे और शनि जो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं वो 29 मार्च के बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। केतु अभी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की बात करें जो आपके लग्नेश हैं, वो आपके राशेश हैं। इस पूरे वर्ष में 365 दिनों में आपके दशम भाव से गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव तक आएंगे। यानी कर्म क्षेत्र से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा शनै शनै लाभ भाव, द्वादश विदेश का भाव, आपके लग्न, आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम खष्टम होते हुए सप्तम भाव तक गोचर करेंगे। इस गोचर का तारीख दर तारीख आपके लिए कैसा रिजल्ट मिलेगा वो स्पेशली एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें एक इनको कॉम्बिनेशन में लेते हुए आपके लिए उपाय बता रहे हैं और इस वीडियो का जो विषय है उसको बता रहे हैं। 2025 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले वर्ष का जब कभी हम वर्षफल निकालते हैं तो मुख्यतः 4 ग्रहों को लेते हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु। ये 4 ग्रह इसलिए लेते हैं क्योंकि ये चारों ग्रह काफी लंबी अवधि तक एक राशि पर रहते हैं। गुरुदेव लगभग 13 महीने के आसपास तक, राहु 18 महीने, केतु 18 महीने, शनि लगभग 30 महीने गोचर करते हैं। तो इनका प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा पड़ता है। बाकी ग्रह हैं, सूर्य देवता 1 महीने, कोई 1.5 महीने, कोई 2 महीने, अगर वक्री हो गया तो 2-3 महीने तक ऐसा चलता है। तो मुख्यतः 4 ग्रह होते हैं। अब इनका क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है बहुत गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। अगर 4 लोगों को सुनते हुए इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आप न समझ पाए। इस वीडियो को अगर वास्तव में इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में फोकस करना पड़ेगा आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु के गोचर की व्यवस्था को देखते हैं। गुरु क्या है? गुरु आपके जो नैसर्गिक कुंडली होती है उसमें द्वितीय भाव का कारक, यानी आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार, आपके सौहार्द का कारक होता है। पंचम भाव का कारक होता है, यानी आपकी शिक्षा, आपके संतान, आपके जीवन की तरक्की, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का भाव होता है, वहां का कारक होता है। नवम भाव का कारक होता है, नवम आपका धर्म, आपके पिता का सुख, आपके परिवार का सुख, आपकी यात्राएं, आपकी विदेश की संभावनाएं, तो वहां का भी कारक होता है और लाभ का भी कारक होता है। यानी आपको जीवन में क्या मिलने वाला है, कौन से लाभ मिलने वाले। तो इन सबके कारक ग्रह गुरु
और ये आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और लाभ के स्वामी होते हैं। तो गुरु का गोचर आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। 14 मई तक जो गुरु हैं वो वृषभ राशि में आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, है ना। तो 14 मई तक का पहले गुरु की स्थिति को समझ लीजिए, उसके बाद इसके आगे की स्थिति बताएंगे। 14 मई तक लग्न में गोचर रजत पाद से इनका चल रहा है, पिछले वर्ष 18 मई से। रजत पाद से जब भी गुरु का गोचर होता है तो अच्छे लाभ मिलते हैं, अच्छे जीवन में तरक्की के अवसर मिलते हैं, हर कार्य में सफलता, जीवन के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, आय के नए स्रोत बन जाते हैं, व्यक्तित्व आत्मनिर्भर बन जाता है। बहुत लोगों का बन गया होता है, अब 99% लोगों का तो बनना संभव नहीं है। हाँ, इतना है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है तो बेशक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं गोचर के भी। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान इस अवधि में जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि लग्न में गुरु गोचर करता है तो गुरु जिस भाव में गोचर करता है वहां पर थोड़ी सी कमी कर देता है। तो लग्न में गोचर कर रहा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कर्तव्यनिष्ठ जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। देखिए, लग्न में गुरु का अगर अच्छा रिजल्ट मिलना है, लेना है आपको, तो आपको गुरु के आचरण के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी कर्तव्यनिष्ठ जीवन शैली, हर समय एक शेड्यूल में रहे, हर कार्य को एक शेड्यूल तरीके से करिए तो आप जीवन में अच्छे लाभ पा पाते हैं। पारिवारिक दायित्व भी आप अच्छे से निभा सकते हैं। स्वभाव में आपके गंभीरता आती है लग्न में गुरु। अब गुरु जो है बुजुर्ग ग्रह है तो गंभीरता आती है, सोच में परिपक्वता विकसित होती है। ऐसा ही सब कुछ आपने 18 मई के बाद महसूस किया होगा। इस गोचर से आपकी शिक्षा अच्छी हो जाती है, क्योंकि पहली दृष्टि गुरु की पंचम भाव पर, संतान भाव पर, प्रेम संबंधों के भाव पर, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। आपकी शिक्षा अच्छी हो जाती है, उच्च शिक्षा में बाधाएं समाप्त हो जाती, संतान की तरक्की होती है, प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि गुरु की पहली दृष्टि पंचम भाव पे है, दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पे आपके व्यापार में, आपके जीवन साथी, आपका दाम्पत्य जीवन, वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहने लगता है। और तीसरी दृष्टि नवम भाव पर आपके भाग्य में वृद्धि करती है। तो गुरु का गोचर वर्तमान में अच्छा है। और मई तक अगर आपके विवाह का परिवार में प्रकरण चल रहा है कि विवाह किया जाए, तो आपका विवाह भी मई तक हो सकता है। ये एक पॉजिटिव संकेत मिलेगा और ये घटना होकर के ही रहेगी। अगर आप विवाह योग्य हैं और विवाह की बात पक्की चल रही है तो ये घटना आपके जीवन में मई तक होकर के ही रहेगी, कोई नहीं काट सकता। ठीक। दूसरी बात, 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में जो गुरुदेव हैं वो आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब इस भाव का क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? अब यहां पर 14 मई से 18 अक्टूबर को ले लीजिए, ये कालखंड ले लीजिए, और 5 दिसंबर से वर्षांत तक का कालखंड ले लीजिए, क्योंकि यहां पर गुरु मिथुन राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। क्या रिजल्ट देंगे इस अवधि में? तो ताम्रपाद से इनका आगमन हो रहा है, बेहतर रिजल्ट देने की स्थिति में है ये, और बेहतर रिजल्ट लेने की स्थिति में आप भी बन जाइए। सर्वांगीण प्रगति, लक्ष्मी, वैभव, सुख, संपदा, जो भी आपकी फाइनेंशियल डिजायर्स हैं वो सभी पूरी होंगी। धर्म कर्म सामाजिक कार्यों में भी आप सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सफलता के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम, अब देखिए यहां पर धन त्रिकोण में गुरुदेव का आगमन फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन क्या है, घर बैठे आलस्य से तो कुछ चीजें नहीं मिला करती, यानी परिश्रम और पराक्रम, एफर्ट्स आपके बढ़ाने पड़ेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। पारिवारिक दुख कलह की संभावनाएं भी बीच में होंगी, जैसे द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का होता है। अब वहां पर गुरुदेव का गोचर होगा तो मैंने बताया गुरु जहां पर बैठते हैं वहां थोड़ी कमी करते हैं, तो पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी संभव है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, लेकिन एक सिस्टम से होगी।
ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉटरी निकले और आपका एकदम बैंक बैलेंस ए से जेड तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन सना ही सना ही बढ़ेगा, क्रम से बढ़ेगा, एक सिस्टम से बढ़ेगा। गुरुदेव की पहली दृष्टि यहां से बढ़ेगी आपके छठे भाव में, यानी आपकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा में जीत भी मिलेगी। आपकी नौकरी मिल सकती है, आपको आपके ऋण उतर सकते हैं, आपके शत्रु आपसे मित्रता करने के लिए लालायित हो जाएं, ऐसा भी संभव है। शत्रुओं का मित्र बन जाना बिल्कुल संभव है। राजनीति और कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। द्वितीय भाव में जब शनि द्वितीय भाव में गुरुदेव का गोचर है तो उनकी जो नवम दृष्टि दशम भाव पे राजनीति के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में भी अपार सफलता की संभावनाएं आपको मिलेंगी गुरुदेव के गोचर से। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच की जो अवधि है, जिसमें गुरुदेव अतिचारी होकर के आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, उस समय क्या रिजल्ट मिलना है? तो इस समय का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और अच्छा रिजल्ट लेना है तो अपने कुल देवी देवता का स्मरण करते रहिएगा, उनके दरबार में जाइएगा तो और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यानी तृतीय भाव में गोचर जीवन में आपके एफर्ट्स बढ़ाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने का मन करेगा कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप अपने आलस्य को त्याग दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। पारिवारिक तनाव, मानसिक अशांति भी थोड़ी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अतिचारी अवस्था में गुरु का गोचर है तो थोड़ा सा यहाँ भी कम अच्छा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल खराब हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये उतार चढ़ाव तो थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा, सभी को सहना पड़ता है। आर्थिक हानि इस अवधि में ना हो, इसके लिए सचेत आपको इस अवधि में विशेष रूप से इस अवधि में सचेत इस बात के लिए रहना है कि आप कोई भी आर्थिक लेन देन करें। आर्थिक लेन देन कोई भी करते हैं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, तो बहुत भली भांति सोच विचार करके करें। कहीं किसी मामले में दस्तखत करना है, कोई एक ऐसी लीज है, डीड है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर आपका अर्थ जुड़ा हुआ है, आर्थिक प्रभार है जिस पर, ऐसी कोई चीज़ है तो वहाँ पर आपको बहुत सतर्कता से आर्थिक लेन देन करना चाहिए। अब आ जाइए शनि के गोचर को देख लें। शनि के गोचर को पहले समझ लें, फिर राहु के गोचर पर चर्चा करेंगे। शनि 29 मार्च तक दशम भाव में गोचर धनार्जन के लिए बराबर लाभ देते चले आ रहे हैं। शश योग का पद्म सिंहासन योग भी बना था, उसका भी आपको लाभ मिला। रोजगार में प्रगति, धर्म, कर्म, सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका आप निभाते चले आए हैं। भू संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति ये आपके साथ में काफ़ी कुछ लोगों को मिल गई होगी। व्यक्तित्व आत्मनिर्भर बहुत लोगों का बन गया होगा, यानी अगर बेरोजगार रहे होंगे तो नौकरी मिल गई होगी। 29 मार्च के बाद इस वर्ष के अंत तक शनिदेव क्या कर देने वाले हैं, तो नौकरी करते हैं तो निसंदेह वहां पर बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बुजुर्गों की संपत्ति प्राप्त मिल सकती है, आपको वसीयत से मिल सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, राजकीय सम्मान मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। संतान, धन, वाहन, भवन, सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर शनिदेव की पहली दृष्टि जो पड़ रही है वो आपको उन्नति की ओर ले जाएगी, आपको उन्नति की ओर ले जाएगी, क्योंकि शनिदेव आपके एकादश भाव में बैठेंगे और एकादश भाव से तृतीय दृष्टि उनकी आपके लग्न पर होगी। और यहाँ पर पंचम दृष्टि संतान को शिक्षित करेगी, संतान के मामले में अच्छा रहेगा, हर प्रयास आपके सफल होंगे जो आप तरक्की के लिए करना चाहेंगे। तीसरी अष्टम दृष्टि, आप जो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, दीर्घायु आपको होती है, यानी आपके शारीरिक कष्ट मिटते हैं। आप अगर पैसा कहीं डूबा हुआ है तो प्रयास करिएगा, उस अवधि में मिल जाता है। लंबी बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसके बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। नया पद, नया अधिकार मिलने की पूरी संभावना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भर बनने की पूरी संभावना है जब शनिदेव 29 मार्च के बाद में आपके एकादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे तब। अब आ जाइए राहु के गोचर की व्यवस्था को देखें तो राहु 18 मई के बाद में आपके दशम भाव में आ जाएंगे
और फिर क्या होगा, आपको व्यापार में विस्तार, दैनिक कामकाज में तरक्की, वाहन क्रय की संभावना, विदेश यात्रा की संभावनाएं, राजयोग कारक की स्थिति, लाभ की संभावनाएं काफी अच्छी रहने वाली हैं राहु के माध्यम से आपके जीवन में। 18 मई के बाद जो राहु का रजत पाद से आगमन है, यह दरअसल विशेष लाभ देने वाला है। हर संघर्ष आपको सफलता देगा, हर प्रयास, हर अटेम्प्ट आपको सफलता देगा। आपको निराशा पीछे के वर्ष में अगर रही है, राहु के माध्यम से हुई है, तो वो सारी निराशाओं का शमन भी यही राहुदेव कर देंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे, धनार्जन अच्छा रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, धर्म अध्यात्म के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी, शिक्षा प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिल के रहेगी। अब ये बिल्कुल पक्का है, अगर आप मन से शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में होकर के रहेगा आपका चयन नौकरी में। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी में होगा, नौकरी अच्छी मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, नौकरी अच्छी मिलेगी। और ये घटना होकर के ही रहेगी अगर आप अपने करियर के प्रति संजीदा हैं, गंभीर हैं तो। केतु की स्थिति को देखें तो 18 मई तक विशेष प्रयत्नों से सफलता मिलेगी, यानी आपको एफर्ट्स, प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे। अनेक अवसर लाइफ में आएंगे अचानक जो आपको लाभ दे सकते हैं, बस जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही उनको पकड़ पाएंगे। शरीर कष्ट हो, मति भ्रम की स्थिति हो केतु के माध्यम से, तो आपको गणपति के पूजन में संलग्न हो जाना चाहिए अगर शरीर से जुड़ी हुई कोई समस्या केतु के माध्यम से आ रही है। तो ये 2025 में राहु, केतु, शनि और गुरु के गोचर को आपने समझ लिया। अब कुछ महीनों को झांकते हुए संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करता हूं कि महीने दर महीने आपके साथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा करें तो पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आत्मबल आपका ठीक रहेगा, आपके अंदर की ऊर्जा बनी रहेगी। हाँ, फरवरी के महीने में थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बैंक बैलेंस की स्थिति को देखें तो सेविंग और बैंक बैलेंस पूरे वर्ष आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ दिखेंगे, यानी कभी बैंक बैलेंस में काफ़ी वृद्धि और कभी एकदम कम हो जाना, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बैंक बैलेंस में स्थिरता नहीं है कि आपने 2 लाख रुपए डाले और वो बने रहे हमेशा पूरे वर्ष, ऐसा नहीं होगा। अर्निंग की व्यवस्था देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, जनवरी से लेकर के जुलाई तक आपका अर्निंग बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी आपकी कमाई, आपका धनार्जन बहुत बेहतर रहने वाला है जुलाई तक। अगस्त में कुछ कमी, थोड़ा सा उतार, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उतार चढ़ाव की स्थितियां, यानी जुलाई तक बिल्कुल बहुत अच्छी कमाई है और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। किसी महीने में काफी अच्छी कमाई, फिर अगले महीने में कुछ कम कमाई। आकस्मिक लाभ में बाधाएं आपको सितंबर महीने में देखने को मिल सकती हैं, यानी पूरे वर्ष में सितंबर का ही एक ऐसा महीना रहेगा जिसमें आपको सडन इनकम नहीं हो सकती। मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सब आपके आकस्मिक लाभ के लिए अच्छे हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। भाग्य पक्ष को देखें तो पूरा वर्ष भाग्य पक्ष के लिए आपका बेहतरीन है। जनवरी, फरवरी थोड़ा सा मिश्रित है, अप्रैल काफ़ी अच्छा भाग्य सहयोग देगा आपको, मई, जून में भी काफ़ी अच्छा भाग्य आपको सहयोग देगा, जुलाई, अगस्त आपको मिश्रित फल मिलेंगे, यानी भाग्य का कभी बहुत प्रबल सहयोग और कभी नहीं। सितंबर से दिसंबर तक भाग्य पक्ष आपको प्रबलता से उन्नति की ओर ले जाएगा। नौकरी की बात करें तो इस वर्ष काफ़ी उतार चढ़ाव नौकरी में देखने को मिल सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विशेष रूप से सतर्कता जरूरी है। अब यहाँ सतर्कता की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्म क्षेत्र में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जून के बाद का जो आगे का कालखंड है, इस अवधि में जब राहु देव आपके
दशम भाव में गोचर करेंगे, उस समय की अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। व्यापार के लिए देखा जाए तो बहनों भाइयों, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छा व्यापारिक लाभ देगा। ये समय उन्नति व्यापार की काफ़ी हाई लेवल पर होने वाली है। बाकी समय में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए देखें तो मार्च, सितंबर, अक्टूबर कम अच्छा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर सर्वश्रेष्ठ है। और बाकी महीनों में उतार चढ़ाव, यानी मिलना, बिछड़ना, रूठना, मनाना, ये रहेगा। फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर ये थोड़े से कम अच्छे हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर बहुत अच्छे हैं। पारिवारिक सुख पूरा वर्ष उतार चढ़ाव वाला है, यानी यहाँ पर जो उतार चढ़ाव की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। आप सुखी रहे, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।